नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आपका आपके अपने YouTube चैनल KGM कक्षा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे, हम 12th RBSC वाले बायोलॉजी वाले बच्चों को उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर चल रहा था अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैंने ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज मैंने बहुत ही मेहनत से ये डायग्राम बनाया है, बहुत टाइम लगा इसमें। ध्यान से देखना, इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में फिट कर लोगे लेबलिंग के द्वारा तो आपको वो थ्योरी रटी हुई है ना, किताब में लिखी हुई है, वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने के लिए। बस आप ये डायग्राम बनाओ, थ्योरी ये लेबलिंग करो और उसके हिसाब से देखते देखते लिखते जाओ। वो इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, बस बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम पिछली क्लास में मानव श्वसन तंत्र का कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। मानव श्वसन तंत्र में हमने ट्रेकिया तक का कंप्लीट काम कर लिया था। अब हमें क्या पढ़ना था? फेफड़े या लंग्स पढ़ने थे। तो फेफड़े या लंग्स पढ़ने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड की है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, सबसे पहले ये कंठ जो ऊपर की तरफ है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ऊपर कौन होता है? लेरिंग्स या कंठ। उससे ऊपर कौन होता है? एपिग्लोटिस, कंठ को ढकने वाला ढक्कन, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस या कंठच्छद। और उसके बाद में स्टार्ट हो जाती है श्वास नली, जिसको बोलते हैं हम क्या? ट्रेकिया। और दोस्तों, इसी ट्रेकिया में सी आकृति के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं। इसी ट्रेकिया में अपूर्ण छल्ले देखो दिखा रखे, मैंने सी आकृति के अपूर्ण छल्ले दिखा रखे हैं, जो पीछे की तरफ से अपूर्ण होते हैं, आगे की तरफ से अपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि जो 5वीं वक्सीय कशेरुका का स्तर आता है, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी में जो 5वीं वक्सीय कशेरुका का स्तर है, उस स्तर पर आकर के यह ट्रेकिया या यह श्वास नली दो ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, दो श्वसनियों में बढ़ जाती है, जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनी कहेंगे। अब देखो, मैंने ये दिखा रखी है, यहाँ से ले जाकर के बिल्कुल यहाँ से ये क्या बना रखी है? प्राथमिक श्वसनी। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये है एक तो, और एक यहाँ, मतलब ये जो दोनों बाहर यहाँ से अलग हुई है और अलग होकर के, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर फेफड़ों की लेयर बना रखी है, मतलब ये दोनों यहाँ से अलग होकर के 5वीं वक्सीय कशेरुका से अलग होकर के फेफड़ों में प्रवेश करती है और क्या बनाती है? प्राथमिक श्वसनी। अगर ध्यान से आपने पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि फेफड़ों का निर्माण कौन करता है? प्राथमिक श्वसनी से लेकर के कुपिका तक का स्तर होता है, वो फेफड़ों का निर्माण करता है, और ये चीज़ यहाँ दिख भी रही है आपको, ठीक है दोस्तों। अब ये प्राथमिक श्वसनी हो गई। अब प्राथमिक श्वसनी किस में खुलती है? प्राथमिक श्वसनी आगे द्वितीयक श्वसनी में खुलती है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये दो विभेदित कर रखी है ना, ये तो कौन सी होगी? प्राथमिक श्वसनी। अब यहाँ से दो, एक इधर गई एक इधर गई, ये कौन सी हो गई? ये द्वितीयक श्वसनी होगी। अब यहाँ से एक इधर गई एक इधर गई, ये कौन सी होगी? तृतीयक श्वसनी। लेकिन मैंने नीचे की तरफ लंबा पूरा अपने को पढ़ना था, मैं ऊपर तो बढ़ा नहीं सकता ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ नीचे की तरफ आपको शो किया है कि देखो यहाँ पर इस तृतीय श्वसनी है ना, तृतीयक श्वसनी, टर्सरी ब्रोंकाई, उसको यहाँ पर भी शो किया है मैंने। देखो, ये यहाँ पर द्वितीयक श्वसनी एक इधर चली गई एक इधर चली गई। अब तृतीयक श्वसनी में एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो ये तृतीयक श्वसनी होगी। अब तृतीयक श्वसनी किस में खुलती है? तृतीयक श्वसनी, यहाँ तक तृतीयक श्वसनी थी भाई, ये तृतीयक श्वसनी है तो ये भी तृतीयक श्वसनी होगी। अब ये तृतीयक श्वसनी खिलती है, एक इधर और एक इधर चली जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक श्वसनी का। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक श्वसनी का। अब प्रारंभिक श्वसनी का दो आगे और दो भागों में बट गई। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ ये दो भागों में ही बटती है, बहुत से भागों में बटती है। हम डायग्राम में दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको इतना दिखा रहे हैं। अब प्रारंभिक श्वसनी का, अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो सी आकृति के छल्ले स्टार्ट किए थे ना, यहाँ से लेकर के देखो, श्वास नली में भी सी आकृति के छल्ले हैं, प्राथमिक श्वसनी में भी है, द्वितीयक श्वसनी में भी है, और तृतीयक श्वसनी में भी है, और
यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रारंभिक श्वसनिका है उसमें भी है, उसके बाद में जो अंतस्थ श्वसनिका आती है वहाँ पर मैंने सी आकृति के छल्ले नहीं दिखा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी आकृति के छल्ले होते भी नहीं है। प्रश्न आता है कि सी आकृति के अपूर्ण छल्ले कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो श्वास नली से स्टार्ट होते हैं और जो प्रारंभिक श्वसनिका इनिशियल ब्रोंक्यूल होती है वहाँ तक अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, जो कि हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं और ये इसलिए आते हैं ताकि इनको पिचकने से रोक सके। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रारंभिक श्वसनिका अंतस्थ श्वसनिका में खुलती है। देखो ये अंतस्थ श्वसनिका में खुल रही है। अंतस्थ श्वसनिका है वो श्वसन श्वसनिका में खुलती है, जो मैंने बताई थी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, लास्ट ब्रोंक्यूल का लास्ट पार्ट है श्वसन श्वसनिका। अब ये श्वसन श्वसनिका खुलती है कुपिका में। अब यहाँ पर तो मैंने कुपिका ही कुपिका दिखा रखी है आपको। अब इस टॉपिक को, इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद में हम यहीं से एक कुपिका का टीएस काटेंगे और वहाँ से मैं बताऊँगा कि एल्यूलर सेक क्या होती है, एल्यूलर डक्ट क्या होती है, यानी कुपिकीय नलिका क्या होती है, कुपिकीय गुहा क्या होती है और कुपिका क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखो, ये दो फेफड़े हैं, इधर दायां फेफड़ा है और इधर बायां फेफड़ा है। मैंने अपनी मर्जी से इनको लंबा चौड़ा ये सब नहीं बनाया, ये होते हैं दोस्तों। जो दायां फेफड़ा होता है वो आकार में चौड़ा होता है अपेक्षा बजाय किसके, बाएं फेफड़े के। तो बाएं फेफड़े के बजाय दायां फेफड़ा चौड़ा तथा छोटा होता है। क्या होता है, चौड़ा तथा छोटा होता है। और जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े के अपेक्षा लंबा तथा सकरा होता है, जो अंतर आपको शायद डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखो ढंग से देख लो दोस्तों इसको, मतलब ये देखो यार, ये बड़ा चौड़ा सारा दिखा रखा मैंने और ये थोड़ा सकरा है। ये देखो इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई ज़्यादा है। एक और विचित्र बात, इस बाएं फेफड़े जो है इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर एक खड्डा सा दिखा रखा है। दोस्तों ये खड्डा किस लिए बना था, ये आपके दिल को रखने के लिए बना था। किस लिए बना था, आपके दिल को रखने के लिए, क्योंकि आपका जो दिल है, आपका जो हृदय है वो वहीं पर, यहीं पर स्थित होता है। एक बंद मुट्ठी के आकार में, एक बंद मुट्ठी के आकार में यहीं पर स्थित होता है क्या, हृदय, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में दिल, जो कि आपने दिया नहीं है। कहते हैं ना, बड़े दिल दे दिया हमने। अरे भाई साहब, एक बार डॉक्टर से जाके सच में देख के देखना, दिल दोगे दिल। चलिए अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये दोनों फेफड़ों के बीच में मैंने एक चीज़ लिख रखी है, मीडिया स्टीनम। अच्छा, ये तो कौन सी संरचना बताई नहीं सर आपने? बेटा जो यहाँ वाली जगह है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होती है, खाली खाली तो नहीं है वैसे, वक्ष गुहा का पार्ट है ये, खाली जगह होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मीडिया स्टीनम। और यहाँ पर जो गड्ढा सा था उस गड्ढे को बोला जाता है कार्डियक नोच, क्योंकि ये हार्ट के लिए स्थित होता है, यहाँ पर हार्ट स्थित रहता है, इसलिए ये गड्ढा बन चुका है। तो हार्ट की अध्ययन के लिए हम कार्डियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, तो कार्डियक शब्द वगैरह ये हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्डियक नोच है, ध्यान रखना। अब देखो एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पर, सर आपने एक तो पहले फेफड़े को काले रंग से गोला बनाया है और फिर हरे रंग से बनाया है, और यहाँ पर ये डॉट डॉट है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है? दोस्तों ध्यान रखना, फेफड़ा दो स्तरों से आवृत रहता है, फेफड़ा दो फुफ्फुसावरणीय झिल्लियों से आवृत रहता है। सबसे बाहर मैंने बना रखी है हरे रंग से एक आवरण झिल्ली, जिसका नाम है बाहरी फुफ्फुसावरणीय झिल्ली। बाहर की तरफ है तो बाहरी फुफ्फुसावरणीय झिल्ली, और फुफ्फुस को आवृत कर रही है, तो यार इसका नाम याद रखने की क्या जरूरत है भाई, फुफ्फुसावरणीय झिल्ली होगी। तो ये बाहरी फुफ्फुसावरणीय झिल्ली है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये काले रंग की बना रखी है मैंने, ये है आंतरिक फुफ्फुसावरणीय झिल्ली, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आंतरिक फुफ्फुसावरणीय झिल्ली, ये अंदर की तरफ है, इसको आंतरिक फुफ्फुसावरणीय झिल्ली बोलेंगे। अच्छा चलो, ये तो सर ठीक है बात। अब यहाँ पर ये क्या जुगाड़ है, मतलब ये तीर सा क्या बना रखा है? अरे बच्चों, ये तीर मैंने इसलिए बनाया है कि यहाँ पर जो स्पेस है, इन दोनों फुफ्फुसावरणीय झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम है, उस जगह का नाम है फुफ्फुसावरणीय गुहा, मतलब प्लूरल कैविटी। क्या? प्लूरल कैविटी।
अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर ये डॉट डॉट क्या दिखा रखे हैं? अरे बेटा ये डॉट डॉट है इस प्लूरल कैविटी के अंतर्गत फुफ्फुसावरणी द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? फुफ्फुसावरणी द्रव, प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? बेटा ये प्लूरल फ्लूइड है, ये इस फुफ्फुस को बाह्य आघातों से बचाता है, बाहरी जो आघात लगते हैं उनसे ये बचा के रखता है, ये घर्षण से बचाता है फुफ्फुस की दोनों झिल्लियों को। अच्छा, और ये पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है इनको। अच्छा, तो यार ये आया कहाँ से? ये कौन दे रहा है इसको? है बताइए कौन दे रहा है ये? बेटा यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख रखी है कि जो प्लूरल फ्लूइड है इसको सर्कल में फिट कर रखा है और यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, तो सुन लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्रावित करती है, मतलब ये प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसावरणी द्रव है, इसको स्रावित करती है। कौन? इधर दोनों तरफ तीर है, मतलब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली और आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली ही इस द्रव को स्रावित करती है, जो कि फुफ्फुस को बाह्य आघातों से बचाता है और दोनों झिल्लियों को घर्षण से भी बचाता है। अच्छा, और नीचे की तरफ क्या होता है? ये नीचे गुंबदाकार सा क्या है? ये गुंबद सा बना हुआ है। अरे गुंबद जानते हो क्या? अरे यार गुंबद क्या होता है? जो मस्जिद होती है, मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं रहता है, तो उसी तरीका तो मैंने गुंबद बनाया ये। अब नीचे जगह नहीं थी तो मैं पूरा बना देता है, लेकिन होता नहीं है वैसे, वही पूरा ऐसे ऐसे गुंबदाकार, पेशीय गुंबदाकार संरचना जिसको कहते हैं डायफ्राम, जो कि श्वसन की मैकेनिज्म में मैंने बताया था ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। क्या? डायफ्राम। इसमें संकुचन स्टार्ट होता है और जब ये संकुचित होती है, ध्यान रखना, जब डायफ्राम की पेशी संकुचित होती है तो डायफ्राम चपटा होता है। अब देखो ऐसा गुंबदाकार है ना, अब जब ये संकुचित होगा तो बिल्कुल चपटा हो जाएगा, तो वक्ष का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ेगा ना। और फिर जब वापस से ये शिथिल होगा तो ये वापस से गुंबदाकार बन जाएगा। तो ये संकुचित किस अवस्था में होता है? जब अंतःश्वसन होता है तब ये संकुचित होता है, और जब बहिःश्वसन होता है तब ये क्या होता है? बहिःश्वसन के दौरान ये शिथिलित होता है, वापस से गुंबदाकार बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे बेटा समझ में आई क्या बात है? चलिए अब देखो, ये दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा है, ये चीज़ें क्लियर हो ही गई। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम लेबल के साथ में अगर फिट बैठ जाता है दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बस डायग्राम कॉपी में छापो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो, हर चीज़ इसकी नोट करो और इसको एक दो बार बांट लो। फिर यार क्या है, लिखना ही तो है, थ्योरी बनानी, बना देना कि सबसे पहले ट्रेकिया की शुरुआत होती है। ट्रेकिया के अंदर सी आकृति के अपूर्ण छल्ले पाए जाते हैं, जो कि 5वीं वक्षीय कशेरुका पर जाकर के 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में खुलती है, द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में खुलती है, तृतीयक श्वसनी प्रारंभिक श्वसनिका में खुलती है, प्रारंभिक श्वसनी अंतस्थ श्वसनिका में खुलती है, ये अंतस्थ श्वसनी श्वसनिका से होते हुए कुपिका में खुल जाती है। और फेफड़े 2 झिल्लियों से आवृत होते हैं, जिसे आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिनके बीच में इनके बीच की जो गुहा रहती है उसको फुफ्फुसावरणी गुहा या प्लूरल कैविटी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत फुफ्फुसावरणी द्रव या प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो फेफड़ों को बाह्य आघातों से रक्षा करता है तथा इसके घर्षण से भी बचाता है। और इस प्लूरल फ्लूइड का स्राव ये दोनों झिल्लियाँ ही करती है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो दोनों झिल्लियाँ हैं ना, बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली और आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली, ये दोनों ही मेसोडर्म से आश्रित होती है, मध्य जनन स्तर से आश्रित होती है। इसलिए इस गुहा को वास्तविक देह गुहा बोला जा सकता है। इस गुहा को वास्तविक देह गुहा बोला जाता है। वास्तविक देह गुहा कौन सी होती है? एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। जो चारों तरफ से, दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित होती है, उसको वास्तविक या सत्य देह गुहा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में आप लिख दो कि इन दोनों फेफड़ों के बीच में मीडियस्टिनम स्थान रहता है, जहाँ पर हृदय स्थित रहता है। इस हृदय बंद मुट्ठी के आकार का स्थित रहता है, जिसकी वजह से ये बाएं फेफड़े में एक नोच बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, उसको कहते हैं हम कार्डियक नोच। और इन दोनों फेफड़ों के नीचे एक पेशीय गुंबदाकार संरचना रहती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम है वो किस में रहता है?
डायफ्राम स्तनधारियों और क्रोकोडाइल्स में ही पाया जाता है। और क्या रह गया है इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब मैं कुपिका के बारे में बताऊंगा कि कुपिका क्या होती है, कुपिका को काट के। तो जो बातें मैंने बोली है मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दी है और बोल दी है। आप अपनी स्पीड, मेरी जो स्पीड है इसको 0.75, 0.50, 1.25 कैसे भी करके उसको सुनो ध्यान से और सुन करके लिख लो अच्छे से, क्योंकि इतना लिखाने लग गए तो मैंने तो बहुत सी चीज़ें बोल चुका हूँ, मैं पूरा सिस्टम बोल चुका हूँ। अगर लिखाऊंगा तो फिर पार पड़ेगी नहीं अपनी, है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम का सुंदर सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एक कुपिका की टीएस काट के देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा। अच्छा ठीक है, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके और यहीं से इसी डायग्राम में दिखाता हूँ कि टीएस काट के दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या यार कितनी देर से इसको बनाया था, मिटाते हुए कितनी सेकंड लगी है, बस 1 घंटे में बनाया और 1 मिनट भी नहीं लगते मिटाने में। चलिए कोई ना, आपके लिए ये सब भी करेंगे भाई साहब। चलिए अब यहीं पर बना के देख लेते हैं इसका टीएस। जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ से काट लिया, कहाँ से काटता हूँ, इसको यहाँ से काट लेता हूँ भाई साहब, इसको यहाँ से काट देते हैं। अब काटेंगे तो यहाँ पर जैसे कि सॉरी, इससे दिखेगा नहीं शायद लाल से ज़्यादा। इस टाइप से मैंने 2 ये बना दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है श्वसन श्वसनिका। क्या है बेटा, श्वसन श्वसनिका। ये यहाँ पर है कुपिकीय नलिका। कौन सी नलिका, कुपिकीय नलिका, या जिसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, कुपिकीय नलिका। और ये जो है इसको बोला जाता है क्या, एल्वियोलर सैक, मतलब कुपिकीय गुहा। ये है यहाँ पर कुपिकीय गुहा। क्या है, कुपिकीय गुहा, एल्वियोलर सैक। और ये है बेटा क्या, कुपिका है। क्या है, कुपिका है। अच्छा, इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने बता दिया आपको भाई, ये श्वसन श्वसनिका है, ये कुपिकीय नलिका है, ये फिर कुपिकीय नलिका कुपिकीय गुहा में खुलती है और ये कुपिका में खुलती है। अब मैं इस कुपिका का भी टीएस काटूंगा। अब मैं इस कुपिका का भी टीएस काट के आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कुपिका कैसी होती है, किधर बनाए, इस कुपिका को ऊपर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं बाबा, कोई ना, इधर लिख लो इस कुपिका को। यह है कुपिका। अब मैंने इसका यहाँ से टीएस काटता हूँ तो भाई सब कुपिका के बीच में क्या रहती है, इस टाइप से रहेगी ये। इसके अंदर की ओर जो आपको पता है, कुपिका के अंदर कोशिकाओं को क्या कहते हैं, न्यूमोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमोसाइट, जो कि सल की उपकला का स्तर होता है उसे कहते हैं न्यूमोसाइट। अच्छा, इसके चारों तरफ कौन होगा, एक आधारी मेम्ब्रेन होगी और उसके बाद में आधारी मेम्ब्रेन के नीचे क्या जुड़ा होगा, संयोजी ऊतक जुड़ा होगा। बीच में होगी कौन, आधारी मेम्ब्रेन। एकोशिकीय संरचना होती है आधारी मेम्ब्रेन। और यहाँ पर संयोजी ऊतक होगा जिसके अंतर्गत क्या होगी, ब्लड वेसल्स होंगी।
ये क्या है? रक्तवाहिनी है बेटा। ये लाल लाल क्या है? ये रक्तवाहिनी है। क्या है? रक्तवाहिनी है। ये कौन है? ये कुपिका है। कौन है ये? कुपिका। कौन है? कुपिका। अच्छा, इसके अंदर जो सेल है इस कोशिका को बोलते हैं न्यूमोसाइट। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट। इस न्यूमोसाइट में भी फिर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? इस न्यूमोसाइट में भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कोशिका। टाइप फर्स्ट जो कोन के छिद्र बनाती है और गैसीय विनिमय में सहायता करती है, और टाइप सेकंड कोशिकाएं होती है जिसके अंतर्गत न्यूमोसाइट फोस्फोलिपिड नाम का एक लेसिथिन नाम का फोस्फोलिपिड पाया जाता है, जो कुपिकाओं को पिचकने से बचाता है। कुपिकाओं को किससे बचाता है? पिचकने से बचाता है। और ये कौन है बीच में? ये बीच वाली जो अकोशिकीय परत होती है इसको बोलते हैं बेटा, इस बीच वाली परत को बोलते हैं क्या? आधारी कोशिका। आधारी काय बोल दो, मान लो बेसल सबस्टेंस होता है ये आधारी काय, जो कैसा होता है? इसके अंदर कोई कोशिका नहीं है, अकोशिकीय नॉन सेलुलर पार्ट होता है। ये अकोशिकीय संरचना आधारी काय होती है, और नीचे की तरफ जो ये है ये संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। और इसी संयोजी उत्तक के अंतर्गत तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियाँ ये सब रहती है, और यहीं से रक्तवाहिनी से कौन आएगी? CO2। और कौन जाएगी? O2 इस कुपिका से किस में जाएगी? रक्तवाहिनी में। और रक्तवाहिनी के द्वारा ये सर्कुलेट होती रहती है। अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम ही डायग्राम भर दिए? बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। इसको ध्यान से समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, कुछ भी रटना नहीं है भाई। वहाँ तक लिख दिया था आपने। उसके बाद में भाई कुपिका में क्या होती है? श्वसन श्वसनिका होती है, जो कुपिके नलिका के द्वारा कुपिके गुहा में खुलती है और उस कुपिका में खुलती है। अब कुपिका के चारों तरफ, कुपिका के जो अंदर का आवरण है वो सल्की उपकला स्तर का होता है, जिसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है, चपटी कोशिकाएं, उसको कहते हैं न्यूमोसाइट। और जो बाहरी आवरण, उसके बाहर आधारी काय की अकोशिकीय परत पाई जाती है, जो कि संयोजी उत्तक से जोड़े रखती है इस उपकला उत्तक को। उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक हमेशा साथ साथ रहते हैं, क्योंकि ये बहुत पक्के भाई है भाई साहब, ये हमेशा ही साथ रहते हैं, हर जगह साथ रहते हैं। उपकला के बिना, क्योंकि उपकला उत्तक के पास में, खुद के पास में कोई भी पोषण लेने वाला नहीं है, मतलब ये असंवहनीय उत्तक होता है, इसके अंतर्गत रक्तवाहिनियां नहीं है, ये यहीं से पोषण लेता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखो ये कुपिका हो गई, तो मतलब इसके अंदर कुछ याद करने वाला है नहीं, समझने वाली चीज़ें है भाई। गैसों का विनिमय भी मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता दिया आपको भाई। CO2 है, ये रक्तवाहिनी से आ रही है किधर? कुपिका में, और O2 है कुपिका से रक्तवाहिनी में जाएगी। अब CO2 यहाँ से होते हुए पूरे सिस्टम से, ये सारी नलिकाएं बताए ना, इनसे होते हुए किधर? बाहर निकल जाएगी, और O2 ऐसे आते आते अंदर आती है। अरे बेटा समझ में आया क्या? अरे ये सारी रामायण समझ में आई क्या? अरे ये सुनो, अरे बोलना, अरे बेटा छाप लो, तार लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट छाप लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी नोटबुक में सजा लेना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करना। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बेटा मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मेरे को यूट्यूब पे मैसेज कीजिएगा, और भाई जहाँ भी जिस भी वीडियो में कोई दिक्कत आती है उस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप उसकी प्रॉब्लम लिखिए। कोई चीज़ पूछनी है तो उसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देख के ऐसा लगता हो कि मेरे को 1% भी फ़ायदा हुआ है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और आपका हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक आभार है।